Welcome back to पाठशाला। और मेरे चैंपियंस, मेरे बोर्ड्स के महारथियों, रेडी हो बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए? ऑब्वियसली रेडी होंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई नो तुम लोगों के दिमाग में कुछ क्वेरीज चल रहा होगा कि भाई हम लेक्चर नंबर 3 के बाद लेक्चर नंबर 5 अपलोड कर दिए, बीच का पार्ट कहाँ गया? बीच का पार्ट कहाँ गया? इतना सारा जो बीच में हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, उसके बाद फिर ज़ोल्बरीन हो गया, हम लोग रेवोल्यूशनरीज हो गया, सो ये सारा पार्ट्स कहाँ गया? खा गए थे, अब निकाल दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। एक्चुअली द थिंग इज कि फर्स्टली हम बहुत मतलब बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस हम इतना दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, एंड देन आई मेड द वीडियो लाइक लेक्चर नंबर 4 का जब हम वीडियो बनाए, सो बिकॉज लेक्चर नंबर 4 का वीडियो बनाया और उसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 5 का वीडियो बनाए, एंड अगेन बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेरा लेक्चर नंबर 4 का पूरा वीडियो डिलीट हो गया, बैकअप और डस्टबिन और वो जो भी रिसाइकिल बिन सब बोलते हैं सारे से डिलीट हो गया, एंड यस बिकॉज ऑफ विच आई अगेन हैव टू मेक द वीडियो, बट क्योंकि इतना टाइम हो गया था सो आई थॉट कि जो लेक्चर नंबर 5 का वीडियो मेरे पास है हम पहले उसको अपलोड कर देते हैं ताकि एटलीस्ट तुम लोग को ये ना लगे कि हम छोड़ के भाग गए। तो यस, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लेक्चर नंबर 4। हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए थे, तुम लोग एक्चुअली पहले ये वाला लेक्चर देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 देखना, वरना उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। ओके, ऑलराइट, सो यस लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो यस, हम लोग कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप का हम लोग को लेक्चर नंबर 4 करना है। सो मेरे प्यारे गजनियों, कुछ याद है कि सब गया, समर वेकेशन चल रहा है, हम लोग तो घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, है ना? ओके, सो एक क्विक रिवाइज तो बनता है, बट क्विक ओके, सो हम लोग क्या आज अभी तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर विद नेशनलिज्म कि भाई नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म इन यूरोप का हम लोग पूरा ब्रीफ में समझे थे, और उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट किए विद दैट पेंटिंग फ्रेडरिक सॉरोज यूरोपियन विजन। उस पेंटिंग के बाद हम लोग बात की मॉडर्न स्टेट और ये क्या बोलते हैं नेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस। उसके बाद फिर हम लोग पूरा का पूरा यूरोप का कंडीशन को समझे थे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग यूरोप का सारा चीज़ को समझे कि भाई यूरोप में क्या क्या होता था, क्या हाल था। वो याद है ना वो कहानी, एक था राजा एक थी रानी और थे उनके चमचे वाला कहानी। सब वो वाला पूरा कहानी को समझे। फिर फ्रांस में भी वही कहानी चला था, बट फ्रांस में आ गया हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास, हमारे लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग स्टार्ट हुए फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई फ्रांस में ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग क्या क्या स्टेप्स लिए थे इन ब्रिंगिंग चेंजेस, मतलब लोगों के बीच में नेशनलिज्म, लोगों के बीच में यूनिटी लाने के लिए वो लोग क्या क्या चेंजेस लाए थे, क्या क्या स्टेप्स लिए थे, उसके बारे में हम लोग बात की। देन फर्दर वो सब जब हो गया तो इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को लगा था कि भाई इनका डेस्टिनी है, ये इनका तकदीर है कि उनको बाकी सिर्फ फ्रांस नहीं यूरोप में भी रहने वाले जितने भी लोग थे उन लोगों को ये एरिस्टोक्रेसी, ये जो रूल कल्चर रहा है इससे बाहर निकालना है। इसलिए वो लोग धीरे धीरे बाकी सारे पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी जाने लगे, उन लोगों को भी समझाने लगे, वो लोग समझने लगे, वो लोग भी जैकोबिन क्लब स्टार्ट कर देन ऑल दैट हैपेंड। और फिर 1804 के टाइम पे आ गया हम लोग का विलन स्टोरी में जो था नेपोलियन बोनापार्ट। सो विल एंट्री हुआ हम लोग का नेपोलियन बोनापार्ट द विलन का, और जैसे ही वो एंट्री किया पहले तो दिखाना था भाई कि भाई हम विलेन नहीं है, हम तो हीरो हैं। तो लोगों को ये दिखाने के लिए अपना डुअलिटी के लिए वो पास किया था नेपोलियन कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग अच्छे से समझे थे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जब पास किया तो लोगों को लगा कि भाई ये तो भगवान का दूत है, ये तो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, और सब लोग इसको अपना 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 स्टेट्स में, अपना रीजन्स में बुलाने लगे कि आप हमारे यहाँ पे भी आइए और ये सारा चेंजेस लाइए। बट ये सब जब हुआ तब लोगों को धीरे धीरे उसका डुअलिटी समझ में आना स्टार्ट हुआ, वो अपना असली गिरगिट का रंग दिखाना स्टार्ट किया, और लोगों को समझ आया कि भाई ये कोई हीरो नहीं था, ये तो है विलेन। और जैसे लोगों को ये समझ में आने लगा, जब वो सेंसरशिप को वापस ले आया, जब वो फिर से हम लोग का फोर्स रिक्रूटमेंट आर्मी में करने लगा, लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भेजने लगा, जब टैक्सेस बढ़ा दिया, तो तब लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुआ कि भाई ये तो हीरो नहीं, ये तो विलेन है। तो स्टार्ट हो गया हम लोग का वॉर। सबसे पहले वी नो कि हम लोग का ट्रीटी, हम लोग का सबसे पहले क्या हुआ था, वो क्या बोलते हैं वॉर ऑफ लिप्जिग 1813 में, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट अपना बहुत सारे टेरिटरीज को लूज कर चुका था। फिर 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को प्राग कंट्रीज रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर हरा दिया।
अब ये सब चीज तो हुआ उसके बाद फिर जैसे ही प्राग कंट्रीज नेपोलियन बोनापार्ट को हराए तो प्राग कंट्रीज क्या हीरो था? नहीं भाई, वो तो और बड़ा विलन था। अब ये जो प्राग कंट्रीज थे ये थे कंजर्वेटिव्स, एंड बीइंग कंजर्वेटिव्स ये लोग का एक ही मोटिव था कि लोग फिर से वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, जितना भी चेंजेस हुआ था उसको अंडू करना चाहते थे। एंड इस वजह से भी फाइनली वो लोग पास किए थे ट्रीटी ऑफ वियना, और हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था वो सारा बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सबको पूरा स्टोरी में पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट किए फाइनली मिड 18th सेंचुरी यूरोप से, कि भाई यूरोप का क्या हाल था, कि भाई इतने सेंचुरी से जो हाल था वो हम लोग स्टार्ट किए मिड 18th सेंचुरी यूरोप के बारे में पढ़े। हम लोग ये क्या बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स के बारे में पढ़े, फिर हम लोग पढ़े अबाउट लिबरलिज्म, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में पढ़े। एंड इसी के साथ हम लोग का लेक्चर 3 हो गया था खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्टोरी। आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैब्सबर्ग एम्पायर, अबाउट इकोनॉमिकल लिबरलिज्म इन डिटेल, और फिर ज़ॉल्बरीन का बात करना है, कुछ कंजर्वेटिव्स के बारे में भी कुछ बात करना है, सो कुछ चीज रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात करना है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, पर उतना ज्यादा डिटेल में आज नहीं होगा। आज कुछ बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, पढ़ना कम ही है, मतलब ठीक है आज पूरा स्टोरी को रिलेट करेंगे, सो इट इज दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग स्टार्ट किए थे मिड 18th सेंचुरी यूरोप के साथ। भाई कि यूरोप का क्या हाल था हम लोग का, तो हम लोग को पता है कि इतने ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लेक्चर 1 2 3 सब में ये चीज बता चुके थे तुम लोग को। सो क्या था हम लोग का कि इतने सेंचुरी से यूरोप में हम लोग का राजा का शासन चलते आ रहा था। वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी और थे उनके चमचे, और वो लोग मिलके करते थे आम लोगों पे अत्याचार। यही कहानी इतने सदियों से चलते आ रहा था। इतने सदियों से यूरोप में, दिनों के यूरोप में हम लोग का मोनार्की चल रहा था। मोनार्क होता था, किंग होता था, किंग्स के मैन होते थे जिनके पास एब्सोल्यूट राइट था कि भाई उनको जैसे मन लोगों को वैसे ट्रीट करे। उनके पास सारा का सारा प्रिविलेजेस था, उनको जैसे मन वो वैसे कर सकते थे, उनके पास सारा राइट्स था। एंड वो लोग लोगों के ऊपर घोर अत्याचार करते थे। और जितने भी कॉमन सिटीजन थे, जो पीजेंट्स थे, जितने भी कॉमन सिटीजन थे, वो लोग इतने सेंचुरी से बस अत्याचार झेलते आए थे। इस वजह से उन लोगों को लगता था कि भाई उनका जन्म ही हुआ है अत्याचार झेलने के लिए। उनको लगता था कि उनका ये क्या बोलते हैं अत्याचार कि उनको लगता था कि भाई उनका जन्म हुआ है अत्याचार झेलने के लिए, और इन मोनार्क्स का जन्म हुआ है अत्याचार करने के लिए। इन लोगों को राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम इस सब बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि भाई इट वाज ऑब्वियसली इतने सेंचुरी से वो बस अत्याचार झेलते आ रहे थे, तो उनको लगता था कि उनका वो पैदा ही हुआ है बस अत्याचार झेलने के लिए, लड़ सकते हैं राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, ये सब के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद फिर वी फाइंड, अगर हम लोग बात करें तो यूरोप में इतने सेंचुरी से मॉडर्न स्टेट ही चल रहा था। देयर वी फाइंड कि हम लोग का जो आज हम लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ये सारा देखते हैं, सारा छोटा कैंटन्स, डचीज में डिवाइड था, बहुत छोटा प्रोविंसेस में डिवाइड था। लोगों में कोई यूनिटी जैसा कुछ नहीं था। पहले तो सब लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, फिर सभी लोग एक ही रीजन में रहने वाले सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, उनके पीछे कोई यूनिटी, कोई कॉमननेस जैसा कुछ नहीं था, कोई नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं था। ये चीज को समझाने के लिए एक्चुअली हम लोग का एक एग्जांपल दिया गया बुक में, दैट इज ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर यूरोप में ही एक एम्पायर था। अगर हम लोग बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो हैब्सबर्ग एम्पायर यूरोप में ही एक एम्पायर था। एक छोटा सा रीजन था जहाँ पे ऑब्वियसली एम्पायर था, तो जहाँ वो ऐसा रीजन था, तो एक छोटा सा रीजन जहाँ पे एक रूलर रूल कर रहा था, उसको बोलते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हम लोग को हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, ये बताने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए यूरोप का हाल क्या था। अगर हम लोग बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो देयर यू फाइंड कि हैब्सबर्ग एम्पायर समझ लो यूरोप में एक छोटा सा, इतना छोटा सा यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप में एक इतना छोटा सा रीजन था जिसके ऊपर एक ही राजा रूल कर रहा था। ऑब्वियसली तभी तो वो हैब्सबर्ग एक एम्पायर था। सो इसका नाम था हम लोग का हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हम लोग का हैब्सबर्ग एम्पायर था। सो यूरोप में एक छोटा सा रीजन था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसके ऊपर पूरा रीजन के ऊपर एक ही मोनार्क रूल कर रहा था। अगर हम लोग बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो ये यूरोप में ऑस्ट्रिया से लेके हंगरी तक एक्सटेंड करता था। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो ये यूरोप में ऑस्ट्रिया से लेके हंगरी तक एक्सटेंड करता था। एंड ये पूरा का पूरा एक एम्पायर था, वो पूरा एम्पायर में एक ही रूलर रूल कर रहा था। बट अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई कितना छोटा सा एक एम्पायर था जिसके ऊपर एक रूलर रूल कर रहा था। बट देन आल्सो वी फाइंड कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे,
इसी एम्पायर में रहने वाले जितने भी लोग थे सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे। लोगों में कोई भी यूनिटी जैसा कुछ था ही नहीं, लोगों में कोई कॉमननेस जैसा कुछ था नहीं। सब लोग एक ही एम्पायर के रहने वाले, सब लोग बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। उन लोगों में कोई यूनिटी, कोई कॉमननेस जैसा कुछ था ही नहीं। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। लाइक अगर हम लोग बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर का, so talking about Habsburg Empire, so अगर हम लोग बात करें Habsburg Empire का, so there we find कि ये Habsburg Empire, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन भी बोलते हैं। Habsburg Empire जो है इसको हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया से हंगरी तक एक्सटेंड करता था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एक ही एम्पायर था, बस इस एक ही एम्पायर में अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। इतना सारा अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता था। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बोहेमिया एक रीजन है। सो बोहेमिया में रहने वाले लोग जर्मन बोला करते थे। जितने भी लोग बोहेमिया में रहते थे इस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही, बोहेमिया में रहने वाले लोग जर्मन बोलते थे, हंगरी में रहने वाले लोग मग्यार बोलते थे, ये क्या बोलते हैं वेनेशिया, और ये क्या बोलते हैं वेनेशिया और लॉम्बार्डी में रहने वाले लोग इटालियन बोलते थे, और गैलिशिया में रहने वाले लोग पॉलिश बोलते थे। सो देयर वी फाइंड कि हर जगह अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। एक ही रीजन, एक ही एम्पायर के लोग इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। कोई पॉलिश बोल रहा है, कोई मग्यार बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, तो कोई जर्मन बोल रहा है। बोहेमिया में रहने वाले लोग जर्मन बोल रहे हैं, तो लॉम्बार्डी और वेनेशिया में रहने वाले लोग इटालियन बोल रहे हैं। तो दूसरे साइड में मग्यार में ये क्या बोलते हैं हंगरी में रहने वाले लोग मग्यार बोल रहे हैं, गैलिशिया में रहने वाले लोग पॉलिश बोल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच वाज देयर। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी मेक इट क्लियर कि भाई ये सारा चीज तुम लोग को याद ही करना पड़ेगा। आई कैन मेक इट इजी फॉर यू, बट ये सब चीज को थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है? क्लियर? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो देयर वी फाइंड कि अलग इस हैब्सबर्ग एम्पायर, इस छोटा सा एम्पायर के अंदर ही लोग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। बोहेमिया में जर्मन, हंगरी में मग्यार, गैलिशिया में पॉलिश, और लॉम्बार्डी और वेनेशिया में इटालियन बोला जाता था। देयर वी फाइंड कि यहाँ पे टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड, ये तीनों जगह का नाम है। टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड, ये तीनों जगह का नाम है। ये तीनों जगह आता था हम लोग का एल्पाइन रीजन के अंदर। ज्यादा सोचो मत, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज तुम लोग को याद ही करना पड़ेगा। सो देयर वी फाइंड कि टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड इस हम ये क्या बोलते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड, ये तीनों का तीनों हम लोग का इसके अंदर एल्पाइन रीजन के अंदर आता था। एंड देयर वी फाइंड कि अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। एज वेल एज वी फाइंड कि अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। ऐसा ही नहीं था कि भाई अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग, मतलब एक ही एम्पायर के अंदर रहने वाले लोग इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस तो बोल ही रहे थे, साथ में भी फाइंड कि इतने सारे अलग अलग ट्रेडिशंस और कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें, जस्ट नोट डाउन दीज फ्लो चार्ट्स बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ में रहते थे बोहेमियंस और स्लोवाक्स। तो बोहेमियंस और स्लोवाक्स रहते थे नॉर्थ में, साउथ में रहते थे क्रोआट्स। बोहेमियंस और स्लोवाक्स नॉर्थ में रहते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर का नॉर्थ रीजन में बोहेमियंस और स्लोवाक्स रहते थे, साउथ रीजन में क्रोआट्स रहते थे, ईस्ट रीजन में था ट्रांसिल्वेनिया नाम का एक रीजन था जहां पे रहते थे क्रोआट्स। सॉरी, हाँ, सो ईस्ट में था हम लोग का, हाँ, सो देयर वी फाइंड कि ईस्ट में था हम लोग का ट्रांसिल्वेनिया, एंड देयर वी फाइंड कि स्लोवीन्स रहते थे कार्नियोला में। एक और जगह था कार्नियोला जहां पे रहते थे स्लोवीन्स, जहां पे रहते थे स्लोवीन्स। So that is something which is there. So देख रहे हो डाइवर्सिटी, देख रहे हो। आई नो
थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा तुम लोग के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज ना इसमें रटने वाला है। अगर बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर का, टू बी ऑनेस्ट जब हम क्लास में थे इट वाज द वर्स्ट पार्ट। हम ना हमेशा इसको स्किप कर रहे थे, पूरा का पूरा बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम ये हैब्सबर्ग एम्पायर पढ़ने बैठते थे। इट ऑलवेज हैव बीन द वर्स्ट फॉर मी। हमको सब चीज समझ में आ जाता था पर कभी हैब्सबर्ग एम्पायर की। सो एटलीस्ट आई ट्राई कि भाई तुम लोग को समझ में आ जाए, उसके बाद याद तो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं तो नहीं है कि हिस्ट्री में कुछ भी याद ना करना पड़े, कुछ कुछ चीज याद करना पड़ता है ना, कर लो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट आवर हैब्सबर्ग एम्पायर, एक बार और हम तुम लोग को समझा देते हैं। सो देखो, हम लोग का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, यूरोप में एक छोटा सा रीजन था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन भी बोलते हैं। उस पूरे के पूरे रीजन में वो पूरा एम्पायर, एक एम्पायर था वो, पर उस एक एम्पायर के अंदर लोग इतने अलग 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 लैंग्वेजेस बोला करते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो बोहेमियंस थे वो लोग जर्मन बोला करते थे, वेनेशिया और बोहेमिया में जर्मन बोला जाता था, वेनेशिया और लॉम्बार्डी में इटालियन बोला जाता था, जर्मन में ये हाँ उसके बाद फिर हम लोग का और मग्यार बोला जाता था, फिर ये बोलते एक जगह गैलिशिया में पॉलिश बोला जाता था। सो देयर वी फाइंड कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता था। एक ही एम्पायर के अंदर रहने वाले लोग इतना सारा अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, कोई पॉलिश बोल रहा है तो कोई मग्यार बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है तो कोई जर्मन बोल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देयर वी फाइंड कि सब लोग अलग अलग कल्चर, एक होता है ना अलग अलग एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब होता है समझ लो कल्चर, जैसे हम लोग में होता है हम लोग में जैसे बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती ये सब होता है, तो वैसे ही समझ लो। सो इतने सारे अलग अलग कल्चर के लोग भी वहाँ पे रहते थे। जैसे नॉर्थ में रहते थे बोहेमियंस और स्लोवाक्स, साउथ में रहते थे क्रोवाट्स, ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया था, और हम लोग का ये क्या बोलते हैं कार्निकोला में रहते थे स्लोवीज। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो देयर यू फाइंड कि एक ही एम्पायर के अंदर रहने वाले लोगों को लोग इतना अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, इतने अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते थे, उन लोगों में कोई भी यूनिटी जैसा कुछ था ही नहीं। सब लोग अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे में कोई यूनिटी कोई कॉमननेस जैसा कुछ है ही नहीं। बस एक चीज क्या कॉमन था कि भाई सब लोगों को एक ही रूलर रूल कर रहा है। सो यही कंडीशन, ये एक एग्जांपल दिया गया हैब्सबर्ग एम्पायर का समझाने के लिए पूरा यूरोप का कंडीशन क्या था। पूरा यूरोप में हैब्सबर्ग एम्पायर जैसा ही कंडीशन था। पहले तो पूरा का पूरा यूरोप में एरिस्टोक्रेसी चल रहा था, मोनार्की था, मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट था कि उसको जो मन में आए वो करे, और जितने भी सिटीजन्स थे, जो कॉमन सिटीजन थे, उन लोगों के बीच में कोई यूनिटी जैसा कुछ था ही नहीं। सब लोग अपना अलग अलग लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों में कोई यूनिटी कोई कॉमननेस जैसा कुछ था ही नहीं, कोई नेशनलिज्म का फीलिंग जैसा कुछ नहीं था। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज दिस, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो पूरा का पूरा यूरोप में हम लोग के दो टाइप के लोग रह रहे थे, एक थे अत्याचारी एरिस्टोक्रेट्स जो अत्याचार करते थे, और दूसरे थे हम लोग के पीजेंट्स जो अत्याचार झेलते थे। सो एक अत्याचार करता था, दूसरा अत्याचार झेल रहा था। यही यूरोप में सदियों से चलता आ रहा था। हम लोग इसे पहला क्लास में बात भी किए थे कि एरिस्टोक्रेट्स का क्या क्या चीज था, उनका कैरेक्टर्स के बारे में बात किए थे, एज वेल एज हम लोग बात किए थे हम लोग के जो ये लोग थे जो पीजेंट्स थे उनका कैरेक्टर्स के बारे में बात किए थे कि जो भाई जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो लोग बहुत कम थे नंबर में, पर वो लोग डोमिनेंट क्लास था, पावर भी था और पैसा भी था। पैसा इन द सेंस कि इतना बड़ा बड़ा लार्ज लार्ज एस्टेट्स था उनके पास, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स था उनके पास। उसके बाद भी फाइंड की वो जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स था उनके पास। उसके बाद भी फाइंड की वो लोग के ये क्या बोलते हैं, वो लोग सब में एक दूसरे में यूनिटी था, बोलते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई। सो वो लोग सबके बीच में यूनिटी भी था, और एक दूसरे से बात करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे, एक दूसरे से मैरिज टाइज में बंधे हुए थे। दूसरे साइड तो ये लोग थे अत्याचार करने वाले, और दूसरे थे पीजेंट्स, दूसरे साइड थे पीजेंट्स जो लोग बहुत ज्यादा नंबर में थे, बट ये लोग अत्याचार झेलते थे, इतने सालों से झेलते आ रहे थे और झेलते जाएंगे ऐसा सोचा हुआ था उनका। सो पीजेंट्स से हमारे अब वेस्ट साइड में, वेस्ट यूरोप में रहने वाले पीजेंट्स का कंडीशन थोड़ा बेटर था। वो लोग वहाँ पे टेनेंट्स या स्मॉल फार्मर्स के जैसे काम कर रहे थे। और ईस्ट साइड और सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में रहने वाले पीजेंट्स का हाल थोड़ा ज्यादा खराब था, वो लोग एज सर्व्स वहाँ पे काम कर रहे थे। सो इतना क्लियर है। सो ये कंडीशन हम लोग का चल रहा था यूरोप में, सदियों से यही चला था, अत्याचार करने वाला था, अत्याचार झेलने वाले लोग थे, यही दो क्लास हम लोग का चल रहा था। बट इसके बीच में भी फाइंड
रिफाइनरी हम लोग का 18th सेंचुरी के टाइम पे आया, मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया, सेटअप हो रहा, धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से टाउन्स और सिटीज बनने लगा, अर्बनाइजेशन हुआ, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इमर्ज हुआ एक नया क्लास जो था हम लोग का मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास के पास पैसा था, एंड क्योंकि इसके पास पैसा था तो ये लोग एजुकेटेड भी थे, एजुकेशन ले चुके थे, और ये लोग थे हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे तो ये लोगों को पता था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम में लोचा चल रहा है। ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन दूसरा साइड हो चुका था, तो ये लोग एजुकेटेड थे, तो ये लोगों को पता भी था कि हाँ फ्रांस में क्या क्या हुआ, कैसे फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब क्या होता है, फ्रीडम जैसा, रिपब्लिक जैसा भी कुछ होता है, ये सब के बारे में लोगों को समझ में आया, लोगों को पता चला। सो देयर वी फाइंड कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास एजुकेटेड था, इस वजह से इन लोगों को पता था कि पूरा का पूरा सिस्टम में लोचा चल रहा है, और ये लोग डिसाइड कर लिए कि अब बस खत्म हो गया, अब ना हम लोग किसी को अत्याचार करने देंगे, ना किसी को अत्याचार झेलने देंगे, ना खुद झेलेंगे, ना किसी को झेलने देंगे। ये लोग ये डिसाइड कर लिए और स्टार्ट कर दिए मूवमेंट, ये लोग स्टार्ट कर दिए रेवोल्यूशन। इन्हीं को हम लोग लिबरल नेशनलिस्ट्स भी बोलते हैं। लिबरल नेशनलिस्ट्स क्यों बोलते हैं? लिबरल क्योंकि ये लोग लिबरलिज्म, फ्रीडम के लिए बोल रहे थे, डिमांड करते, और नेशनलिज्म क्योंकि ये लोग नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करेगा ट्राई कर रहे थे। ये लोग का दो मोटिव यही था, पहले तो लोगों को यूनाइट करना और लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाना, और दूसरा कंट्रीज को, नेशंस को इंडिपेंडेंट करवाना, लिबरलिज्म लाना। सो इसीलिए इनको लिबरल नेशनलिस्ट भी बोला जाता है। ये सारी चीज हम तुम लोग को पहला लेक्चर में बता चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सो ये जो हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो लिबरल नेशनलिस्ट था, यही हम लोग का रेवोल्यूशन स्टार्ट किए। एंड विद द स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशन ये लोग सबसे पहले स्टार्ट किए डिमांड करना लिबरलिज्म, दैट इज आजादी, कि अब हम लोग ना झेलेंगे, ना किसी को झेलने देंगे, हम लोग को चाहिए आज़ादी, हम लोग को चाहिए फ्रीडम। ये लोग लिबरलिज्म का डिमांड करने लगे, ये लोग बोल रहे थे, और ऐसा नहीं कि बोल रहे थे कि भाई हम लोग को एक ही स्फीयर में लिबरलिज्म चाहिए, नहीं, ये लोग का बोलना था कि हम लोग को पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी चाहिए, सोशल लिबरलिज्म भी चाहिए, और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म भी चाहिए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या क्या डिमांड कर रहे थे? आई एम गोइंग टू टेल, नोट डाउन इन द कमेंट। सोशल लिबरलिज्म में क्या क्या डिमांड कर रहे थे? कमेंट डाउन। और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में क्या क्या डिमांड कर रहे थे? ये हम बता देंगे। ओके, सो यस, सो ये लोग पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म मांग रहे थे, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विद द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी एज आई हैव सेड, हम लोग इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में खत्म कर दिए थे पहला वीडियो, और हम बताए थे कि हम इकोनॉमिकल लिबरलिज्म को और डिटेल में बताएंगे, कस्टम बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सब क्या क्या होता है, आई एम गोइंग टू टेल इन डिटेल। सो ये सारा चीज अब हम तुम लोग को बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल लिबरलिज्म से कनेक्ट करते हुए ही हम लोग को ज़ोल्वेरीन, जो कि कस्टम यूनियन था, उस बारे में पढ़ना है। सो लेट्स गेट इट। So talking about economic liberalism, talking about economics, ये भाई हम लोग का जो मिड 18th सेंचुरी यूरोप था, उस समय वहाँ का इकोनॉमी कैसा था, उस समय वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, उस बारे में अगर हम लोग बात करें, so talking about the economical condition, इकोनॉमिकल कंडीशन इन यूरोप। सो अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग का मिड 18th सेंचुरी का टाइम था, जिस टाइम का हम लोग बात करें, उस समय वो यूरोप का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था। सो देखो, अगर हम लोग बात करें, ट्रेड क्या होता है सबको पता है, ट्रेड का मतलब सबको पता है कि ट्रेड क्या होता है। एंड देन अगर हम लोग बात करें, सो ये जो ट्रेड है, ये हम लोग का आज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो चलो अभी रिसेंट डिकेड्स में बना होगा, मतलब ठीक है, ये जो ट्रेडिंग होता है, जो दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, इतनी सारी कंट्रीज मिलकर ट्रेड करते हैं, ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत सेंचुरीज पहले से चल रहा है। यू नो, आउट ऑफ द बुक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, मे बी मोस्ट ऑफ द लोग, तुम लोग जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। पहला सिविलाइजेशन जो इंडिया में हुआ था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, BC का एज में हुआ है। तो ये जो हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, इस समय भी ट्रेड होता था। उस समय का भी हम लोग को गुजरात साइड में पोर्ट्स मिला है, जिसके थ्रू ट्रेड किया जाता था। वेल, तो बस ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो अगर हम लोग बात करें, सो द थिंग इज कि ट्रेड आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रेड बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों क्या, बहुत सदियों से ट्रेड चलते आ रहा है।
मतलब थिंग इज आज जो ट्रेड इतना फ्लुएंटली होता है, आज हम लोग का ट्रेड कितना इजी हो गया है, आराम से इतना सारा एमएनसीज अलग अलग नेशंस में सेटअप होना स्टार्ट हो चुका है, इतना सारा एमएनसीज इंडिया में है, इंडिया के इतना सारा कंपनीज बाहर में काम कर रहा है, इतना इजीली आज ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा ट्रेड को मैनेज करता है, इतना सारा हम लोग का चैनल्स बनाया गया है। सो टुडे वी नो आज ट्रेड कितना ज़्यादा आसान हो चुका है। बट अगर हम लोग उस समय का बात करें, मिड 18th सेंचुरी यूरोप का, तो उस समय ट्रेडिंग इतना आसान नहीं था। ट्रेड उस समय भी होता था, बट उस समय ट्रेडिंग इतना आसान नहीं था। उस समय ट्रेडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। क्या क्या प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स जैसे कि उस समय जब ट्रेडिंग होता था तो उस समय बहुत सारा स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस सब था, वो लोग इजीली इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं कर पाते थे, इतना सारा कस्टम बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज लगा हुआ था, इतना सारा करेंसीज था उस समय, प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था। क्या बोल दिए समझ में आया? ऑब्वियसली नहीं आया होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो देखो, सबसे पहले ये चीज एक्सप्लेन करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू फ्यू टर्म्स जैसे कि कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, कस्टम बैरियर्स क्या होता है, ये कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है तुम लोग को। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, कस्टम बैरियर्स क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन इट। सो देखो क्या होता है कस्टम ड्यूटीज और कस्टम बैरियर्स। तुम लोग को पता है ट्रेड कैसे होता है, दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के आपस में ट्रेड कैसे होता है। द थिंग इज कि अगर मेरा लेट्स सपोज अगर हम लोग एग्जांपल ले ले इंडिया और चाइना का एग्जांपल, चलेगा तुम लोग को? चलेगा तो बोलो, बिकॉज you will be able to relate more. So yes, so अगर हम लोग ले लें एग्जांपल इंडिया और चाइना का, ठीक है, so अगर हम लोग एग्जांपल ले लें इंडिया और चाइना का, so there we find कि इंडिया और चाइना दो कंट्रीज है जो आपस में ट्रेड करता था। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी भी ऐसा नहीं कि ट्रेड पूरा खत्म हो गया है, ट्रेड अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि ट्रेड खत्म हो गया कि अब इंडिया चाइना का माल इंपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी ट्रेड चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया और चाइना दो कंट्रीज है जो ट्रेड करता है। इंडिया अपना जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना में भेजता है, चाइना में एक्सपोर्ट करता है, और चाइना जो अपना प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में भेजता है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया अपना प्रोडक्ट चाइना को एक्सपोर्ट करता है और चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करता है, राइट। सो चाइना और इंडिया दोनों आपस में प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करता है, ट्रेड करता है, राइट। नाउ द थिंग इज कि ना हर एक कंट्री अपना कंट्री में दूसरा कंट्री का प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो लोग से कुछ कस्टम ड्यूटीज लेते हैं। इजीली नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम सिंपल है, इंडिया का कोई भी मर्चेंट, मतलब इंडिया से लेट्स सपोज हम हैं, हमको सेल करना है मेरा ये पेन, सो मेरे को ये पेन सेल करना है, तो हम गए चाइना में और चाइना में जाकर अपना ये पेन सेल करिए, ऐसा नहीं होता, इतना इजी नहीं है। सारा का सारा कंट्रीज अपना अलग अलग कस्टम ड्यूटीज, कस्टम बैरियर्स बनाया हुआ है, सारा कंट्रीज का कस्टम बैरियर्स होता है, सब कंट्रीज अपना अपना रेस्ट्रिक्शंस। कस्टम बैरियर्स क्या होता है? कस्टम बैरियर्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन ट्रेड। कस्टम बैरियर्स क्या होता है? restrictions imposed by the state on trade. The thing is कि हर एक कंट्री के पास आज़ादी है कि वो कंट्री खुद डिसाइड करे कि वो कौन कौन सा कंट्रीज का प्रोडक्ट्स को अपना कंट्री में आने देगा और कौन कौन सा कंट्री का प्रोडक्ट्स को नहीं आने देगा, ये कंट्री के ऊपर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट्स को इंडिया में नहीं आने देता है, पाकिस्तान का जितना भी प्रोडक्ट्स बनता है वो इंडिया में नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ सकता। चाइना का कितना सारा प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉकडाउन के टाइम पे इंडिया रेस्ट्रिक्शन लगा देता था कि चाइना का ये प्रोडक्ट सब इंडिया में नहीं आ सकता, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट, सो उसको बोलते हैं कस्टम बैरियर्स। सो हर कंट्री अपना डिसाइड करता है कि वो कौन कौन सा कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहता है, कौन कौन सा कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स को वो अपना कंट्री में अलाउ करना चाहता है इंपोर्ट के लिए और क्या क्या प्रोडक्ट्स को नहीं अलाउ करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। अब उसको बोलते हैं कस्टम बैरियर्स। अब कस्टम ड्यूटीज क्या होता है? कस्टम ड्यूटीज होता है टैक्स।
टैक्स जो हर कंट्री लेता है, हर कंट्री, ऐसा नहीं है कि भाई तुमको हमको मन किया हम जाके चाइना में अपना माल बेच देंगे, अमेरिका में माल बेच देंगे, यूरोप में कहीं भी जाके माल बेच दें, आई एम फ्री टू डू दैट। ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री अपना टैक्स लेता है। हर कंट्री, जो भी कंट्री जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल ले तो जो भी कंट्री इंडिया में अपना सामान बेचना चाहता है, इंडिया में गुड्स बेचना चाहता है, तो उसको इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। उसी टैक्स को बोला जाता है कस्टम ड्यूटीज। सो उसको इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही इंडिया भी अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी और कंट्री में बेचना चाहता है तो उसको उस कंट्री का टैक्स पहले पे करना पड़ेगा, तभी कर पाएगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटीज। जैसे हम आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि इंडिया जो है, मतलब कि 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय इंडिया पाकिस्तान के ऊपर टैक्स लगा दिया था 200% का, कि पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट, अगर पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, पाकिस्तान अपना कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहता है, तो उसको 200 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। 200% टैक्स देना पड़ेगा। उसको 200% का टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर ये डस्टर है, डस्टर जो है, ये डस्टर हमको सेल करना है, हम लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में रहते हैं और मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर है 50 रुपया का। ये 50 रुपये का डस्टर है पाकिस्तान में, मेरे पास ये डस्टर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे पास ये 50 रुपये का डस्टर है। अब तुम लोग जाके ये वाला क्लिप को कट करके प्लीज इधर उधर भेज मत देना, पाकिस्तान में रहते हैं। ओके व्हाटएवर। सो यस, सो हम रहते हैं पाकिस्तान में और मेरे पास ये डस्टर है 50 रुपये का। अगर मेरे को ये इंडिया में बेचना है तो पहले हमको इंडियन गवर्नमेंट को 200% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि 50 रुपये का जो डस्टर है इसका 200% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब हमको 100 रुपया तो टैक्स ही देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को हमको 100 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तभी जाके हम ये डस्टर इंडिया में बेच सकते हैं। तो जो डस्टर 50 रुपया का था वो डस्टर के ऊपर हमको 100 रुपया का टैक्स पे करना पड़ रहा है। मतलब मेरा तो 100 रुपया घाटा होता है, हमको ये 150 रुपया में बेचना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा में बेचना पड़ेगा अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो सोच रहे हो, अगर ये डस्टर को इंडिया में, ये डस्टर को पाकिस्तान से डस्टर आएगा और ये डस्टर बिकेगा मेरा इंडिया में 170 या 180 रुपया में। कोई ये डस्टर 170 या 180 रुपया में लेने वाला है? डेफिनेटली नॉट यार, कोई भी नहीं लेगा। ये डस्टर 50 रुपया का डस्टर को कौन 170-180 रुपया में लेगा? कोई भी नहीं लेने वाला। वही जब लिखा हुआ होगा पाकिस्तान मैन्युफैक्चर, भाई ब्लैक मार के निकाल देगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटीज। सो हर एक कंट्री, कोई भी कंट्री अगर अगर कोई भी कंट्री एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहता है तो उसको उस कंट्री को टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया अगर चाइना के साथ ट्रेड करना चाहता है तो इंडिया को चाइना को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो चाइना डिसाइड किया है वो होता है कस्टम ड्यूटी। अगर चाइना इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है तो चाइना को इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, वो होता है कस्टम ड्यूटी। सो दैट इज व्हाट इज देयर। जैसे नॉर्मली अब क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री अपना ट्रेड बंद करना चाहता है किसी और कंट्री के साथ तो वो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा देता है। यही काम किया गया था। इंडिया क्या किया था, पुलवामा अटैक के बाद 2019 में जो पाकिस्तान का था उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा के कर दिया था 200%, कि पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया में बेचना चाहते हो तो 200% का टैक्स देना पड़ेगा। सो ये काम वो किया तो ऑब्वियसली भाई पाकिस्तान वाला थोड़ा तो दिमाग है वो लोग ऐसा, वो लोग तो जानते हैं कोई हाल में भी अगर 200% वो लोग टैक्स ही पे कर देगा तो कितना महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो घाटा में ही जाएगा। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान फिर इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। इंडिया तो चाहता ही ये था, इंडिया चाहता क्या था, इंडिया तो यही चाहता था ना कि पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड करना बंद कर दे। इंडिया ट्रेड कर नहीं करना चाहता था पाकिस्तान के साथ, इसीलिए वो कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो पाकिस्तान ट्रेड करना बंद कर दिया। तो ये चीज होता है। So that is what we mean by custom barriers and custom duties. यही चीज हम आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि ये क्या बोलते हैं, कोई पाकिस्तान का मिनिस्टर से पूछा गया मतलब समथिंग रिलेटेड टू दिस कि भाई कुछ बिजनेसमैन लोग हैं पाकिस्तान के जो लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो भाई को बताया कि इंडिया 2019 से 200% टैक्स लगा दिया तो वहाँ से ट्रेड करेंगे हम लोग, ट्रेड कर ही नहीं सकते, अभी तक टैक्स हटाया नहीं तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ।
सो दैट इज व्हाट इज इट। सो ये मतलब होता है कस्टम ड्यूटी और कस्टम बैरियर का। फाइन, सो आई थिंक मतलब क्लियर है, मतलब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मूविंग बैक टू द स्टोरी। सो अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ यूरोप का मिड 18th सेंचुरी में, सो उस मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था। ट्रेड करना डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि उस समय इतना सारा रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था ट्रेड पे, सारा का सारा स्टेट्स अपना अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था ट्रेड में, इतना सारा कस्टम बैरियर्स था, हर कस्टम बैरियर पे कस्टम ड्यूटी मांगा जाता था। इस वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था उस टाइम। अगर हम लोग बात करें इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग का बुक में दिया हुआ है। तुम लोगों को याद है जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स? वही मतलब जर्मनी जो हम लोग का 39 छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट कैप्चर किया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। सो उसी का एग्जांपल दिया गया है कि लेट्स सपोज ये जो मेरा रीजन है, ये रीजन है मेरा जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ये छोटू सा रीजन है मेरा जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब अगर हम बात करें छोटा सा रीजन में, ये छोटा सा रीजन है यूरोप, इतना बड़ा यूरोप का एक छोटा सा पार्ट है जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। और एक छोटा सा रीजन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 11 कस्टम बैरियर्स था, 11 अलग अलग कस्टम बैरियर्स था। यहाँ पे एक ऐसे छोड़, ये रीजन है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके ऐसे करके 11 कस्टम बैरियर्स इस जगह पे, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 11 कस्टम बैरियर्स था। और हर एक कस्टम बैरियर में 5% का टैक्स लिया जाता था, 5% का कस्टम ड्यूटी लिया जाता था। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये डस्टर है और हमको ये डस्टर ये जगह पे जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट में बेचना है, सो लेट्स सपोज ये डस्टर जो है मेरा, ये डस्टर बनाए हम 80 रुपया में, इसका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 80 रुपीज़ एंड ऑब्वियसली 80 है तो हम इसको 100 रुपया में सेल करने का सोचे थे कि हम इसको 100 रुपया में सेल करेंगे तो मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये चीज़ मेरा सोचा हुआ था। अब द थिंग इज कि अगर हमको इसको सेल करना है ये जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में, तो हम यहाँ पे गए, सबसे पहले हम गए, एक कदम आगे बढ़ाए, आ गया एक कस्टम बैरियर, बोला मेरे को कि 5% टैक्स पे करो, तो हमको 5% टैक्स मतलब कि इसका 5% मतलब कि हमको 5 रुपया पे करना पड़ा इस कस्टम बैरियर में। फिर और आगे बढ़े, ये आ गया, अब यहाँ पे हमको बोला और 5% पे करो, सो हमको और 5 रुपया पे करना पड़ा। फिर हम और आगे बढ़े, और आगे गए, ये आ गया, अब यहाँ पे हमको बोला कि और 5% पे करो, हमको और 5 रुपया देना पड़ा। ऐसे बढ़ते गए, यहाँ पे और 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, हर एक जगह पे मेरे से 5% का कस्टम ड्यूटीज लिया जा रहा था। मतलब टोटल समझ रहे हो, 5 × 11 दैट इज 55 रुपया तो हमको टैक्स ही पे करना पड़ा। 100 रुपया के डस्टर के ऊपर 55 रुपया तो हमको टैक्स ही पे करना पड़ गया। तो जो डस्टर हम सोचे थे 100 रुपया में बेचेंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग था 80 रुपया का, 55 रुपया टैक्स में चला गया, तो टोटल समझ रहे हो 135 रुपया का तो डस्टर ही बन गया मेरा। ये जो डस्टर है 80 रुपया में मैन्युफैक्चर हो रहा था, ये 135 रुपया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब हमको ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉफिट हम लेंगे, तो अब हमको डस्टर को 150 रुपया में बेचना पड़ेगा। जो डस्टर हम सोचे थे 100 रुपया में बेचेंगे, वो डस्टर हमको 150 रुपया में यहाँ पे बेचना पड़ेगा, बिकॉज इतना सारा टैक्स पे करना पड़ रहा है। हर एक कस्टम बैरियर पे 5% का टैक्स पे करना पड़ रहा है, और टोटल 11 कस्टम बैरियर्स है। तो इस वजह से ऑलमोस्ट 150 रुपया में हमको ये डस्टर यहाँ पे बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी लोग होंगे जो लोग डस्टर बना रहे होंगे, वो लोग तो डस्टर 100 रुपया में ही बेच रहे होंगे। तो सोचो अगर हम है, मेरे सामने एक 100 रुपया का डस्टर, एक 150 रुपये का डस्टर है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो हम ऑब्वियसली 100 रुपये का डस्टर खरीदेंगे ना। कोई पागल तो है नहीं कि 150 का डस्टर खरीदे। सो दैट इज व्हाट इज देयर। सो देयर वी फाइंड कि तो ये सबसे पहला रीज़न था, सबसे पहला रीज़न जिस वजह से ट्रेड इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था कि भाई इतना सारा स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। एक ही ये जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में ही 11 कस्टम बैरियर्स था, हर कस्टम बैरियर में 5% का ड्यूटी पे करना पड़ता था, जिस वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, इतना ज़्यादा, इस वजह से ट्रेड इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न।
रीजन यही था। ट्रेड, सो देयर वी फाइंड कि यूरोप में ट्रेडिंग उस समय 18th सेंचुरी यूरोप में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था। उसमें सबसे पहला रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न था कि भाई इतना सारा कस्टम बैरियर्स था, इतना सारा स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड के ऊपर लगाया गया था, इतना सारा कस्टम बैरियर्स था और हर कस्टम बैरियर पे इतना ज़्यादा कस्टम ड्यूटी मांगा जाता था। ये था पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या था? सेकेंड रीज़न था नंबर ऑफ करेंसीज। अगर आज का बात करें तो आज हर एक कंट्री के पास, पूरा एक कंट्री में एक ही करेंसी चलता है ना। अगर हम बात करें इंडिया का, पूरा इंडिया में रूपी ही चलता है। अगर हम बात करेंगे ये क्या बोलते हैं यूएसए का, तो पूरा यूएसए में डॉलर ही चलता है। सो देयर वी फाइंड कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अगर आज का वर्ल्ड में बात करें तो सारा पूरा एक कंट्री में एक ही रुपया, एक ही ये क्या बोलते हैं करेंसी चलता है। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहाँ पे 2-3 करेंसीज भी चलते हैं, बट मोस्टली अगर देखें तो कोई भी अगर स्टेट का बात करें, कोई भी कंट्री में एक ही करेंसी चलता है, पूरा कंट्री के अंदर एक ही करेंसी चलता है। एंड अगर पूरा वर्ल्ड में ट्रेड करना होता है तो पूरा वर्ल्ड में फिर डॉलर में ट्रेड किया जाता है। दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वो छोटू सा जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स के अंदर ही 30 अलग 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 करेंसीज था। सोच रहे हो उस छोटा सा जगह में 30 अलग 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 करेंसीज, मतलब कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था। सो दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम कि भाई नंबर ऑफ करेंसीज, 30 करेंसी, सोच रहे ऑलमोस्ट 30 करेंसी चलता था। कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था कि भाई हम एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे, हमको फिर करेंसी चेंज करना होगा, दूसरा से तीसरा फिर करेंसी चेंज। सो इस वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। थर्ड रीजन था कि भाई देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था वेट एंड मेजरमेंट का। मतलब अगर हम आज का बात करें तो आज हम लोग का 1 सेंटीमीटर इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है। कहीं भी चले जाओ 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है। कहीं भी हम चले जाएंगे किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में 1 मीटर मतलब इतना ही होगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होने वाला है। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर इतना है तो कहीं पे 1 मीटर इतना है, तो कहीं पे 1 मीटर इतना है तो कहीं पे 1 मीटर इतना बड़ा है, कहीं पे 1 मीटर इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होने वाला। हर जगह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही होगा, इतना ही होने वाला है। So that is something which is there. But उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये सब में नापते हैं, उस समय एक हम लोग का चलता था, रुको पहले को लिख लेने दो। तो थर्ड था हम लोग का वेट एंड मेजरमेंट का प्रॉपर सिस्टम नहीं था। वेट एंड मेजरमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। सो उस समय ना चलता था एक यूनिट जो था एल। जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही एक यूनिट था एल जो कपड़ा का लंबाई नापने के लिए यूज किया जाता था। सो अगर हम लोग बात करें तो उस जैसे अभी हमको कपड़ा, अगर हम बोल रहे हैं 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा भाई इधर से इतना ही होगा 1 मीटर कपड़ा। बट उस समय अगर हम बोलते थे 1 एल कपड़ा, तो कहीं पे 1 एल कपड़ा इतना होता था, कहीं पे 1 एल कपड़ा इतना होता था, तो कहीं पे 1 एल कपड़ा इतना होता था। सो हर जगह पे 1 एल का मतलब अलग अलग लिया जाता था। सो सोच रहे हो कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। मतलब अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे 1 एल कपड़ा का लेंथ इतना है, अगर हम दूसरा जगह पे गए 1 एल कपड़ा बेचना, वहाँ पे मेरे को पता चला कि वहाँ पे 1 एल कपड़ा का लेंथ इतना है, सो मेरे को कितना घाटा होगा। सो दैट इज देयर। सो ये प्रॉब्लम्स था, ये सारा प्रॉब्लम्स था जिस वजह से ट्रेड हम लोग का यूरोप में प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। इतना सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ, इतना कस्टम बैरियर जिसमें कस्टम ड्यूटी पे करते करते इंसान मर जाए, इतना सारा करेंसीज, इतना सारा ये क्या बोलते हैं कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है वेट एंड मेजरमेंट का, इतना सारा प्रॉब्लम्स था। यही सारा प्रॉब्लम्स की वजह से ही देयर वी फाइंड कि ट्रेड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था 18th सेंचुरी यूरोप में। ये सारा रीजन की वजह से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो ट्रेड था वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, ट्रेड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था। इसी वजह से ट्रेडर्स लोगों को नाराज थे एंड इसी वजह से तो वो लोग क्या डिमांड करते थे, वो लोग बात हो रहा था इकोनॉमिकल लिबरलिज्म था, जिसमें वो लोग डिमांड करते थे कि जितना भी स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस है ये सारे को हटाया जाए ताकि वो लोग आराम से ट्रेड कर पाए, ताकि वो लोग इजीली ट्रेड कर पाए। वो लोग चाहते थे इंडिपेंडेंस ऑफ मार्केट। सो दैट इज व्हाट इज देयर। आई थिंक इट इज क्लियर। सो
इतना सारा प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रेड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ट्रेडर्स और बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई बनाया गया हम लोग का एक कस्टम यूनियन जिसको बोलते हैं ज़ोल्वेरीन। अब ये ज़ोल्वेरीन क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ज़ोल्वेरीन? ज़ोल्वेरीन क्या है? सो ज़ोल्वेरीन था हम लोग का एक कस्टम यूनियन जो ये सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। अगर हम लोग बात करें ये जो ज़ोल्वेरीन था, सो टॉकिंग अबाउट ज़ोल्वेरीन, जैसे आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग का वर्ल्ड में ये क्या बोलते हैं, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का ट्रेड को देखता है। आज हम लोग का वर्ल्ड में क्या है, आज हम लोग का वर्ल्ड में WTO चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का ट्रेडिंग देखता है कि भाई कहाँ से ये अगर ट्रेड को रेगुलेट करता है। वैसे ही उस समय था ज़ोल्वेरीन, ज़ोल्वेरीन बनाया गया था। ज़ोल्वेरीन था हम लोग का एक कस्टम यूनियन, ज़ोल्वेरीन था एक कस्टम यूनियन जो बनाया गया था 1834 में प्रशिया का इनिशिएटिव से। प्रशिया एक कंट्री है, उसका इनिशिएटिव से 1834 में ज़ोल्वेरीन बनाया गया था, जो कि था एक कस्टम यूनियन। इसको बनाया गया था वो सारा जो प्रॉब्लम्स हो रहा था, जिस वजह से ट्रेड प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग ये ज़ोल्वेरीन बना, सबसे पहले ये क्या किया, सबसे पहले जो इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, इतना सारा जो कस्टम बैरियर्स था, इसको रेड्यूस किया। तो सबसे पहला चीज क्या किया, सबसे पहले तो ये जितना भी कस्टम बैरियर्स था उसको रेड्यूस किया। सेकेंडरी ये क्या किया, सेकेंडरी जो इतना सारा करेंसीज, एक ही रीजन में जो इतना सारा करेंसीज 30 करेंसी चल रहा था, उसको कम किया। करेंसीज जो है इसको, करेंसीज को कम किया। जो 30 करेंसी चल रहा था उसको कम करके 2 करेंसी में ले आया। जो 30 इतना सारा जो 30 करेंसी चल रहा था, वो सबको कम करके अब 2 करेंसी कर दिया कि अब पूरा जर्मन कॉन्फेडरेशन में बस 2 करेंसी ही चलेगा। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये रेलवेज का सिस्टम को बेटर किया ताकि इजीली ट्रेड हो पाए। सो रेलवेज को बेटर किया। सो ये सारा काम किया हम लोग का ज़ोल्वेरीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम से पूछा जाता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। सो ये सारा काम किया हम लोग का ज़ोल्वेरीन। वो ज़ोल्वेरीन क्या था, ज़ोल्वेरीन था एक कस्टम यूनियन जो 1834 में प्रशिया का इनिशिएटिव से बनाया गया था। ट्रेड का वो सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कस्टम बैरियर्स कम किया, करेंसीज को कम किया और रेलवेज को बेटर किया। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। सो आई थिंक इतना तक सब चीज़ क्लियर है, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो देयर वी फाइंड कि हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम लोग का एजुकेटेड मिडिल क्लास आ गया था। वो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था वो हम लोग का स्टार्ट कर दिया डिमांड करना कि ना हम लोग कुछ झेलेंगे, ना किसी को कुछ झेलने देंगे। तो वो लोग स्टार्ट कर दिया लिबरलिज्म डिमांड करना कि भाई अब हम लोग को चाहिए आज़ादी। वो लोग डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, और मोनार्की और कंजर्वेटिव्स और ये सबके अगेंस्ट में बात कर रहे थे, ये सबके अगेंस्ट में लड़ रहे थे। सो ये सब जब हम लोग का यूरोप में चल रहा था, ये सब जब हम लोग का यूरोप में चल रहा था, तब तक आ गया था टाइम 1815 का। सो ये तो हम लोग का यूरोप में चलते आया था, हो रहा था और इसी समय तक टाइम हो गया 1815 का। और 1815 में हम लोग को पता है क्या हुआ था, 1815 में हुआ था हम लोग का बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 का वॉर हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और जो क्रैक कंट्रीज था वो लोग जीत गया। ये क्रैक कंट्रीज थे कंजर्वेटिव्स, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। सो अब पूरा का पूरा जो यूरोप का कमांड था वो इन क्रैक कंट्रीज का हाथ में आ चुका था। दैट इज समथिंग व्हिच इज क्लियर। सो जैसे जैसे ये पूरा स्टोरी चल रहा था ना, ये पूरा हम लोग का स्टोरी चल रहा था कि भाई हम लोग का इतने सदियों से वो तो चलो मोनार्की वो सब तो चल ही रहा था। उसके बाद फिर हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास आया, वो लोग लिबरलिज्म डिमांड करने लगा, वो लोग लड़ना स्टार्ट कर दिया, राइट्स के लिए लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब चलते चलते ही आ गया टाइम 1815 का। इसी के बीच में नेपोलियन आ चुका था। नेपोलियन अपना
था, नेपोलियन कोड और वो सब ला चुका था। अब आ गया टाइम 1815 का, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली डिफीट होता है और प्राग कंट्रीज जीत जाता है और पूरा का पूरा यूरोप का समहाउ जो कमांड है वो इन प्राग कंट्रीज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन का हाथ में आ जाता है, जो कि थे कंजर्वेटिव्स। सो समहाउ फिर से अगर देखा जाए तो फिर से पूरा का पूरा यूरोप का जो कमांड है वो कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ जाता है। अब कंजर्वेटिव्स कौन होता है ये हम लोग को पता है कि भाई कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो लोग ट्रेडिशनल सिस्टम, वो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल सिस्टम में बिलीव करते हैं, मोनार्की में बिलीव करते हैं, कोई लिबरलिज्म, रिपब्लिक ये सब में बिलीव नहीं करते हैं। बट उस समय अगर हम लोग बात करें जब ये 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हारा और प्राग कंट्रीज हम लोग का जीत गया, तो उस समय हमारे जो कंजर्वेटिव्स थे, प्राग कंट्रीज तो चलो कंजर्वेटिव्स थे, बट उस समय और भी जो हम लोग के कंजर्वेटिव्स थे और भी जो मोनार्क सब थे, मतलब स्पेशली हम लोग का यूरोप का वेस्टर्न साइड में, जो वेस्ट यूरोप में रहने वाले, जो स्पेशली वेस्ट यूरोप में रहने वाले जो कंजर्वेटिव जो मोनार्क थे, वो लोग एक्चुअली वापस वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना नहीं चाहते। यस, दैट्स ट्रू। वो लोग वही से मोनार्की जो नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारा लिबरलिज्म का डिमांड, ये सबसे पहले जो मोनार्की एग्जिस्ट करता था, उस मोनार्की को एग्जैक्टली वही मोनार्की को फिर से रीस्टैब्लिश करना नहीं चाहते थे। वो लोग कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम का सारा चीज देख के कि नेपोलियन बोनापार्ट को क्या क्या किया, वो सब देख के उन कंजर्वेटिव्स को, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के कंजर्वेटिव्स को ये बात समझ में आ गया कि भाई कुछ चेंजेस लाना जरूरी है। वो लोगों को समझ में आ गया कि भाई हम लोग को वापस वही से मोनार्की में नहीं जाना, कुछ चेंजेस लाना जरूरी है। कुछ चेंजेस अगर लाएंगे तो वही लोग का मोनार्की और ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ अब मोनार्की को खत्म करते हैं, अब चेंजेस लाते हैं, ये जो रिपब्लिक ले आते हैं, जैसे फ्रांस में आया था, लोग लिबरलिज्म डिमांड कर रहे हैं, हम लोग लिबरलिज्म दे देते हैं, वैसा वाला चीज नहीं। ये लोग का होना था, ये लोग नेपोलियन बोनापार्ट का रेन, नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम को देखते ये लोगों को समझ में आ गया कि अगर ये लोग अपना मोनार्की के अंदर ही कुछ कुछ चेंजेस लाएंगे तो इनका मोनार्की और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट पहले बहुत सारा नेपोलियन कोड ऑफ 1804 लाया था। नेपोलियन कोड ऑफ 1804 जैसे ही लाया तो लोगों को लगा कि भाई उसमें वो कुछ कुछ अच्छा चीज सब किया था, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया, सर्वडम खत्म कर दिया, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया, ऐसे कुछ कुछ चेंजेस किया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये सारा चेंजेस को जब लोग देखे, ये सारा चेंजेस वो कुछ कुछ अच्छा चेंजेस किया, कुछ कुछ अच्छा चेंजेस किया, तभी जाके लोग उससे अट्रैक्ट हुए, लोग उसको इनवाइट करने लगे और वो धीरे धीरे अपना पूरा यूरोप में मोनार्की स्टैब्लिश कर लिया। सो बेसिकली वो ऐसा क्यों कर पाया था, क्योंकि वो पहले कुछ अच्छा चेंजेस किया था। तो इसीलिए ये जो कंजर्वेटिव्स थे, अब कंजर्वेटिव्स को लगने लगा कि भाई वो जो सेम मोनार्की पहले चलता था, जहाँ पे हम लोग लोगों का कुछ भी नहीं सुनते थे, जो मन में आया वो करते थे, उसको ना वापस रीस्टैब्लिश करके कुछ चेंजेस लाना जरूरी है। कुछ चेंजेस जैसे नेपोलियन बोनापार्ट लाया था, वैसे अगर हम लोग भी कुछ कुछ चेंजेस लाएंगे, अगर हम लोग भी फ्यूडलिज्म हटा देंगे, सर्वडम हटा देंगे, अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर देंगे आर्मी का, अगर हम लोग भी कुछ कुछ ऐसा चेंजेस लाएंगे तो हम लोग का मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा इन कंजर्वेटिव्स का मानना था। सो देयर अगर हम लोग बात करें उन कंजर्वेटिव्स का, स्पेशली ये कंजर्वेटिव्स कहाँ के थे, ये कंजर्वेटिव्स थे हम लोग के वेस्टर्न यूरोप के, यूरोप के वेस्टर्न साइड के जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये मानना था। सो wow, conservatives। तो अगर हम लोग बात करें इन कंजर्वेटिव्स का, ये वेस्टर्न यूरोप वाले कंजर्वेटिव्स का, तो 1815 के बाद ये लोग वापस वही जो मोनार्की पहले चल रहा था उसमें नहीं जाना चाहते थे, ये लोग कुछ चेंजेस चाहते थे। तो ये कंजर्वेटिव्स क्या कि भाई बैक टू सेम मोनार्की, ना भाई ना, हम लोग को वही मोनार्की जो नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सबके पहले चल रहा था, वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना नहीं चाहते थे। ये लोगों को भी समझ में आ गया था कि सम चेंजेस आर नेसेसरी, ये लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम से ये समझ में आ गया था कि सम चेंजेस आर नेसेसरी। अगर ये लोग अपना सिस्टम में
कुछ चेंजेस लाएंगे तो इन्हीं का जो मोनार्की है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनका जो मोनार्की है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये लोगों को समझ में आ गया कि वही सेम मोनार्की, वही सेम घरा में जाने का फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे तो हम लोग का मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ था। तो इसलिए ये लोग क्या क्या करना चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि भाई ये बात पहले तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल सिस्टम चलता था उसको अबॉलिश कर देते हैं। सर्वडम जो चलता था, सर्वडम को अबॉलिश कर देते हैं। उसके बाद फिर एक प्रॉपर मॉडर्न आर्मी बनाते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं आर्मी में। उसके बाद एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लाते हैं, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को क्या होता है पता है ना? आज का आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ये लोग सबको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्या समझते हो? देख लेना भाई स्पेलिंग में ब्यूरोक्रेसी। आई डोंट नो, स्पेलिंग देख लेना। हाँ, सो ये सारा चेंजेस ये कंजर्वेटिव्स लाना चाहते थे। ये लोग भी सोचे थे कि अगर हम लोग आर्मी में मॉडर्नाइजेशन कर देंगे, आर्मी में एफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ले आएंगे, फ्यूडलिज्म हटा देंगे, सर्वडम ले आएंगे, तो अगर हम लोग ये सारा मॉडर्नाइजेशन, ये सारा चेंजेस करेंगे तो हम लोग का मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इन कंजर्वेटिव्स का मानना था। बट 1815 में हुआ क्या? 1815 में हम लोग का जो प्राग कंट्रीज था वो लोग जीत गया था। वो लोग के पास अब पूरा का पूरा यूरोप का संभाव कमान उन प्राग कंट्रीज के पास आ गया था, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के पास। और ये जो प्राग कंट्रीज थी ये थे कट्टर कंजर्वेटिव्स, कट्टर कंजर्वेटिव्स, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम सुने हो ना, तो वैसे ये थे कट्टर कंजर्वेटिव्स। ये बोले ना भाई ना, हम लोग को कोई चेंजेस नहीं लाना, कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई फ्यूडलिज्म अबॉलिश कुछ नहीं करना। हम लोग को तो वही सेम मोनार्की जो पहले चल रहा था यूरोप में, हम लोग को वही सेम मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना है। जितना भी चेंजेस बीच में हुआ है ये सारा चेंजेस को अनडू करना है। वो लोग थे कट्टर कंजर्वेटिव्स, वो कोई चेंजेस नहीं चाहते थे और इसी वजह से वो लोग पास किए ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना हम तुम लोग को इससे पहले लेक्चर में समझा चुके हैं, सो आई थिंक दैट इज क्लियर। तो इसीलिए वो लोग पास किए ट्रीटी ऑफ वियना ताकि वो लोग फिर से वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश कर सके। और जितना भी चेंजेस बीच में हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास जब यूरोप में आया, ये सारा टाइम में जितना भी चेंजेस हुआ ये सबको अनडू करने के लिए वो लोग ट्रीटी ऑफ वियना को पास किया। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो देयर वी फाइंड कि अगर हम लोग बात करेंगे प्राग कंट्रीज का, तो ये प्राग कंट्रीज तो थे कट्टर कंजर्वेटिव्स। ये वापस से पूरा का पूरा यूरोप में वही मोनार्की रीस्टैब्लिश करना चाहते थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले था, जहाँ पे राजा और राजा के लोगों के, राजा और राजा का मंत्री लोगों के पास पूरा का पूरा प्रिविलेज होता था कि भाई उनको जो मन में आए करे, जितना टॉर्चर करने का मन करे लोगों को उतना टॉर्चर करे। और जो कॉमन सिटीजन थे वो लोगों के पास बोलने का कोई हक नहीं था, वो लोगों को कोई फ्रीडम, इक्वालिटी ये सब कुछ था ही नहीं उन लोगों के पास। वो लोगों को अत्याचार झेलना पड़ता था और वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो ये प्राग कंट्रीज तो वही सेम मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली यार हम लोग का उस समय का कंडीशन और अभी का कंडीशन बहुत अलग है। उस समय जो ये कॉमन सिटीजन से इन लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उन लोगों को लगता था कि उनका जन्म ही हुआ ये सब झेलने के लिए। बट अगर अभी का कंडीशन का बात करें तो अभी एजुकेटेड मिडिल क्लास आ चुका था, वो लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को समझ में आने लगा था। एंड स्पेशली ये जो हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग का दिमाग में क्लियर था कि अब हम लोग ना ही अत्याचार झेलेंगे, ना किसी को झेलने देंगे। सो अब का सिचुएशन और उस समय का सिचुएशन बहुत अलग था। सो देयर वी फाइंड कि प्राग कंट्रीज क्या चाहते थे, प्राग कंट्रीज वही सेम सिचुएशन को फिर से लाना चाहते थे। तो इसलिए धीरे धीरे करके वो लोग ये जो रेवोल्यूशंस होना स्टार्ट हो गया था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो लिबरल नेशनलिस्ट, ये लोग सब जो रेवोल्यूशंस कर रहे थे, ये लोग सब
जो लिबरलिज्म का मूवमेंट चला रहे थे, जो रेवोल्यूशंस कर रहे थे, ये सबको धीरे धीरे वो लोग दबाना स्टार्ट कर दिया। ये प्राप्त कंट्रीज एक बार जब 1815 में पावर में आया तो ये सारा रेवोल्यूशंस, लिबरलिज्म का मूवमेंट्स, ये सारा को वो लोग धीरे 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 दबाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे 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 धीरे धीरे ये लोग वो सारा मूवमेंट्स को दबाना स्टार्ट कर दिया। और इसीलिए वो लोग यहाँ पे एक और चीज जो किया था कि भाई वो लोग फिर से सेंसरशिप ले आया, फिर से वहां पे सेंसरशिप ले आया। सेंसरशिप मतलब हम लोगों को समझा चुके हैं सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप मतलब होता है कि भाई जो प्रेस का फ्रीडम होता है उसके ऊपर कुछ पाबंदी लगा देना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देना कि प्रेस ये पर्टिकुलर चीज़ ही छाप सकता है, ये पर्टिकुलर चीज़ सब नहीं छाप सकता। मतलब प्रेस क्या छाप सकता है, क्या बोल सकता है, ये मोनार्क डिसाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। इसलिए वापस फिर से सेंसरशिप ले आया गया। ये जो प्रॉपर्टी था वो लोग फिर से सेंसरशिप ले आया, जितना भी रेवोल्यूशन, ताकि ये क्या बोलता है कोई भी इन मोनार्क्स के अगेंस्ट में ना कुछ छाप पाए ना कुछ बोल पाए। सारा का सारा जितना भी रेवोल्यूशंस हो रहा था, लिबरलिज्म का मूवमेंट्स हो रहा था, ये सारा को वो लोग बंद कराने लगा, वो सबको सप्रेस करने लगा। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, अगर कोई रेवोल्यूशन कर रहा था तो वो लोगों को पनिशमेंट्स दिया जाने लगा, उन लोगों को एग्जाइल में मतलब कि देश से बाहर भेजा जाने लगा। ये सारा चीज वो लोग कर रहे थे ताकि वो लोग का वापस वही मोनार्की रीस्टैब्लिश हो पाए। बट अब क्या ऐसा होना पॉसिबल था? वो लोग इतना ट्राई तो कर रहे थे कि भाई हम लोग सेंसरशिप ले आएंगे, अब कोई रेवोल्यूशन करेगा हम लोग उसको रेवोल्यूशन नहीं करने देंगे, ये वो फलना ठिकना, वो लोग इतना कुछ कर तो रहे थे। बट क्या अब वो पॉसिबल था कि वही से मोनार्की वापस आ जाता? क्या अब ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, क्या अब ये लोग रुकने वाले थे? नहीं। अब ना ये रुकने वाले थे ना झुकने वाले थे। अब ये लोग ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोग और अत्याचार नहीं झेलने वाले हैं। तुम लोग को जो करना है कर लो, तुम लोग हम लोग को जेल में डालेगा, तुम लोग हम लोग को देश से बाहर एग्जाइल में भेज देगा, तुम लोग हम लोग को के साथ जो करना है करो, तुम लोग सेंसरशिप लगाएगा, तुम लोग को जो करना है करो, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। जैसे इंडिया में कैसे हुआ था, इंडिया में ब्रिटिशर्स कितना ट्राई करते थे सारा मूवमेंट्स को रोकने का, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करते थे, लोगों को जेल में डाल देते थे, कितने लोगों को मार देते थे, क्या क्या नहीं करते थे ब्रिटिशर्स इन इंडियंस को रोकने का। बट जब इंडियंस ने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब हम लोग और नहीं झेलेंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई तुमको जो करना है करो, हम लोग नहीं रुकने वाला है, तुमको मेरे को मारना है तो मार दो, पर हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। और वो लोग लड़ते रहे जब तक उनको हम लोग का इंडिया को आज़ादी नहीं मिल गया 1970 1947। सो दैट इज देयर। सो वैसे ही यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने भी डिसाइड करा था कि अब हम लोग नहीं रुकने वाले, तुम लोग को जो करना कर लो, पर अब हम लोग नहीं रुकेंगे। तो अब जो रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग रुकने वाले नहीं थे। ये जो अब रेवोल्यूशनरीज थे ये लोग अब रुकने वाले नहीं थे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये रेवोल्यूशनरीज अब रुकने वाले नहीं थे। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोग ये सिस्टम को और चलने नहीं देंगे। तो अगर हम बात करें इन रेवोल्यूशनरीज का, तो ये क्या कर रहे थे पहले तो, और हाँ, इन लोगों ने डिसाइड कर दिया, क्या कर रहे थे ये लोग अब स्टार्ट कर दिए बनाना सीक्रेट सोसाइटीज। ये लोग धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिए कि भाई अब अंडरग्राउंड सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगा कि वो लोग चुप चुप के मतलब चुप चुप के ये क्या बोलते हैं जो मोनार्की है उससे छुप के सोसाइटी बनाते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करते थे कि हाँ भाई ऐसा करना है वैसा करना है, लोगों को बताते थे करते थे। सीक्रेट सोसाइटीज जो अब पहले ओपनली हो रहा था अब वो सीक्रेट सोसाइटीज के फॉर्म में होने लगा, क्योंकि अब मोनार्की के पास मेन पावर आ गया था। क्योंकि इस समय रेवोल्यूशन करने का मतलब था कि मोनार्की के अगेंस्ट में जाना और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के लिए फाइट करना। सो दैट इज व्हाट इज सो अब ये लोग धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। सो दैट इज सो ये रेवोल्यूशनरीज क्या करने लगे, ये लोग धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। ये लोग एक्चुअली ये लोग का मेन मोटिव क्या था,
इन लोगों का मेन मोटिव था कि ये लोग नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, वही नेशन स्टेट, वो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, मोनार्की को खत्म करना चाहते थे। ये लोग अपना इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग फाइट छोड़े नहीं है। उस समय एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब होता था कि भाई मोनार्की जो वहाँ पे चल रहा है उसके अगेंस्ट में जाओ और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के लिए फाइट करो। उस समय मोनार्की का मतलब ये था कि भाई जो उस समय मोनार्की उस समय रेवोल्यूशनरी, अगर कोई रेवोल्यूशनरी है तो वो बहुत डिफिकल्ट था उस समय रेवोल्यूशनरी होना, क्योंकि मोनार्की के उस समय वो लोग अगर रेवोल्यूशनरी तो वो लोग मोनार्की के अगेंस्ट में जा रहे हैं, लिबरलिज्म नेशनलिज्म के लिए फाइट करना है, जो उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि इतना सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। बट फिर भी ये लोग रुके नहीं। ये लोग का मेन मोटिव क्या था, ये लोग नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, ये लोग मोनार्की खत्म करना चाहते थे, नेशनलिज्म चाहते थे, नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। इसलिए अब ये लोग रुकने वाले तो थे नहीं, तो जितना भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, जो करना है कर लो, अब हम लोग रुकने वाले तो है नहीं। इसलिए ये लोग स्टार्ट कर दिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाना। एंड देयर वी फाइंड कि ऐसे ही हम लोग एक बहुत ब्रेव रेवोल्यूशनरी के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है गियुसेप्पे मैज़िनी। गियुसेप्पे मैज़िनी एक बहुत ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे, ऐसे ही एक बहुत ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे जिनके बारे में हम लोग को बात करना है। सो अगर हम लोग बात करें ओके, सो अगर हम लोग बात करें गियुसेप्पे मैज़िनी का, सो गियुसेप्पे मैज़िनी भी एक उतने ही बड़े ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे जैसे हमारे टाइम के हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मौलाना अब्दुल कलाम, नहीं सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑब्वियसली आवर ग्रेट सोल्जर्स एंड व्हाट नॉट, हमारे सुभाष चंद्र बोस और कौन कौन नहीं। सो उनके जैसे ही एक ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे गियुसेप्पे मैज़िनी। गियुसेप्पे मैज़िनी एक्चुअली इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ये इटली से बिलोंग करते थे एंड ये भी वही चाहते थे, बीइंग अ रेवोल्यूशनरी ये भी मोनार्की को कम्प्लीटली खत्म करना चाहते थे और पूरा इटली में लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाके पूरा इटली को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। एक्चुअली अगर उस समय का बात करें तो ये जो इटली है, जो आज हम लोग इटली देखते हैं, उस समय 7 अलग रीजन्स में डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। उस समय इटली एज अ यूनाइटेड होल एक इटली जैसे एग्जिस्ट नहीं करता था, वो 7 अलग अलग छोटा छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो अगर हम लोग इस इटली का बात करें तो गियुसेप्पे मैज़िनी क्या चाहते थे, सबसे पहले तो गियुसेप्पे मैज़िनी एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। सबसे पहला काम क्या करना चाहते थे कि पूरा का पूरा इटली को, जो 7 छोटा छोटा प्रोविंसेस में स्टेट्स में डिवाइडेड था, ये पूरा इटली को, ये 7 स्टेट्स को कंबाइन करके यूनाइट करके एक इटली बनाना चाहते थे। सबसे पहला चीज ये यही करना चाहते थे, सबसे पहले ये पूरा इटली को एक यूनिफाइड इटली बनाना चाहते थे, एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, लोगों के अंदर कॉमननेस, यूनिटी, नेशनलिज्म का फीलिंग लाना चाहते थे। और इनका मानना था कि एक बार इटली नेशन स्टेट बन गया, एक बार लोगों में यूनिटी आ गया, एक बार पूरा इटली एक साथ हो गया, एक बार पूरा इटली एक नेशन स्टेट बन गया, तो लोग खुद लड़के रेवोल्यूशन करके मोनार्की को निकाल देंगे। तो इनका मेन पर्पस वही था, इनका मेन पर्पस था कि ये पूरा इटली को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और इसीलिए फाइट कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे नेशनलिज्म का मतलब, लोगों में यूनिटी लाने का ट्राई कर रहे थे। इनका ये भी मानना था कि भाई ऊपर वाले ने, गॉड ने पूरा का पूरा इटली को एक ही बनाया था, हम लोगों ने उसको छोटा छोटा प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, तो हम ही लोगों का फर्ज है कि हम लोग उसको फिर से यूनाइट करके एक इटली बनाए। सो दैट इज व्हाट इज। सो ये सबसे मेन चीज, ये इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, वहाँ पे नेशनलिज्म लाना चाहते थे और इसीलिए ये फाइट कर रहे थे, रेवोल्यूशंस कर रहे थे। बट ऑब्वियसली उस समय क्योंकि इतना रेस्ट्रिक्शंस लग चुका था तो इनके लिए भी ये सब करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका था। सो इसी वजह से ये भी स्टार्ट कर दिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाना, ये भी अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। देयर वी फाइंड कि गियुसेप्पे मैज़िनी 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं
यंग इटली और यंग यूरोप लोगों को यूनाइट करने के लिए लोगों के अंदर नेशनल। सो अगर हम लोग बात करें तो गिउसेपे मैज़नी एक्चुअली बॉर्न हुए थे जेनोवा में। जेनोवा एक जगह है इटली में। तो ये बॉर्न हुए थे जेनोवा में। ये थे एक इटालियन रेवोल्यूशन। और इनका मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस था कि भाई ये पूरा का पूरा इटली को यूनाइट करना चाहते थे। ये पूरा का पूरा इटली को यूनाइट करना चाहते थे। ये पूरा इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। दैट वाज द मेन पर्पस व्हिच ही वाज हैविंग। ये पूरा इटली को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जैसे गिउसेपे मैज़नी कैरीबारी या कार्निबारी कुछ करके एक सोसाइटी को ज्वाइन भी किए थे। उसके बाद इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था कुछ अटेम्प्ट करने की वजह से। एंड ऑल दैट इज गिवन। वो अगर चाहो तो कर सकते हो, और एल्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड। गिउसेपे मैज़नी के बारे में लिखने को बोला जाएगा तो उसमें 3-4 पॉइंट्स आर एनफ। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग चाहो तो बुक में दिया हुआ है कारीबारी या कैनरीबारी करके कोई सोसाइटी था, उसको वो ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद ये रेवोल्यूशन करने का ट्राई किए थे तो इनको ये क्या होता है फेल हो गया था, तो इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था एंड ऑल दैट। सो यस, सो मूविंग बैक, सो गिउसेपे मैज़नी जेनोवा में बॉर्न हुए थे एक इटालियन रेवोल्यूशनरी। इटली को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। एंड देयरफॉर वी फाइंड कि गिउसेपे मैज़नी क्या किए थे, ये हम लोग का दो सोसाइटीज, 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाए थे। एक था हम लोग का यंग इटली और एक था यंग यूरोप। ये यंग इटली और यंग यूरोप है क्या? यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों 2 सीक्रेट सोसाइटीज था जो गिउसेपे मैज़नी बनाए थे। सो ये रिलेंटलेसली वर्क कर रहे थे पूरा का पूरा इटली को यूनाइट करने के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे, लोगों को यूनाइट कर रहे थे। यंग इटली एक साइड यंग यूरोप। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन। एंड इसी वजह से ऑब्वियसली भाई समहाउ क्या हो रहा था, ये समहाउ तो मोनार्की के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे एक रेवोल्यूशनरी मोनार्की के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। तो क्या मोनार्की इनसे खुश होता? ऑब्वियसली नॉट। सो देयर वी फाइंड कि एक मोनार्क इवन है जो इनके बारे में एक स्टेटमेंट देता है। आई थिंक तुम लोग को उनका नाम याद होगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो ट्रीटी ऑफ वियना को पास करने में हेल्प किया था। सोचो। यस, दैट इज ड्यूक मेटरनिच। सो ड्यूक मेटरनिच था कौन? ड्यूक मेटरनिच था ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का प्राइम मिनिस्टर। और ड्यूक मेटरनिच का हमेशा आदत था हर चीज में उंगली घुसाने का। डोंट टेक इट इन अदरवाइज सेंस। सो अगर हम लोग बात करें ड्यूक मेटरनिच का, तो ड्यूक मेटरनिच ये सारा चीज जब गिउसेपे मैज़नी कर रहे थे तो ये सबको देख के ड्यूक मेटरनिच क्या बोलता है? ड्यूक मेटरनिच बोलता है कि भाई गिउसेपे मैज़नी जो है ही इज द बिगेस्ट, सारा मेरा हैंडराइटिंग इतना गंदा है ना, एनिमी टू आवर सोशल ऑर्डर। यस, सो ड्यूक मेटरनिच बोलता है दैट ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कौन सा सोशल ऑर्डर भाई? मोनार्की। ऑब्वियसली मोनार्की के तो अगेंस्ट में थे ये, तो इसलिए ड्यूक मेटरनिच बोलता है कि ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सो दैट इज व्हाट इज दिस। सो बेसिकली इसका फटरा था इनसे, तो बोल दिया। सो दैट इज दिस। सो आई थिंक इतना तक सब चीज क्लियर है, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वैसे ही ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो गिउसेपे मैज़नी जैसे ही और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, ब्रेव रेवोल्यूशनरीज जो रुकने वाले नहीं थे। भले ही अब मोनार्क जितना भी दबाव डाल दे, जितना भी रेवोल्यूशंस को रोकने का ट्राई करे, अब ये लोग रुकने वाले नहीं थे। जैसे गिउसेपे मैज़नी नहीं रुके, वैसे और भी कोई भी रेवोल्यूशनरीज रुकने वाले नहीं थे। वो लोग भी फाइट अपना जारी रखे। तो मोनार्क और ट्राई किया, और ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा रेवोल्यूशंस को सप्रेस करने का ट्राई किया। और बोलते हैं ना, एक स्प्रिंग को जितना जोर से दबाओगे वो उतना जोर से उछलता है,
वही सेम काम यहाँ पे भी हुआ। जितना ज़्यादा मोनार्क ट्राई किया, जितना ज़्यादा ये प्राग कंट्रीज मोनार्की ट्राई किया लोगों को सप्रेस करने का, इन कंजर्वेटिव गुजर मार्जिन और ये लोगों को सप्रेस करने का, ये लोग और जोर से उछले और बोले कि अब हम लोग पहले तो शांति से बात कर रहे थे, अब हम लोग कोई शांति से बात नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे रेवोल्यूशंस, अब हम लोग क्रांति करेंगे, रेवोल्यूशंस करेंगे और मोनार्की से अपना अपना अलग अलग स्टेट्स को आज़ाद करवाएंगे। और फिर स्टार्ट हो गया रेवोल्यूशंस, हर जगह पे रेवोल्यूशंस होने लगा। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी में रेवोल्यूशन हुआ, ब्रिटेन सही जर्मनी में रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे सिलेशिया में तो ये क्या बोलते हैं, सिलेशिया में रेवोल्यूशन हो रहा था, बेल्जियम में, तो ग्रीस में, तो पोलैंड में, हर जगह रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। यूरोप का हर छोटा 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 स्टेट्स में हर जगह रेवोल्यूशन होने लगा। ये रेवोल्यूशनरीज, यही एजुकेटेड मिडिल क्लास, यही लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन करने लगे एंड इसी को बोला जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से लेके 1848 का जो ये 12 साल का टाइम पीरियड था, इसके बीच में इतना सारा रेवोल्यूशन हुआ है, इतना सारा रेवोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप तुम लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बात है कि ये समझ नहीं आ रहा है या ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, कुछ भी है, जस्ट कमेंट इट डाउन ताकि मेरे को पता तो चले कि तुम लोगों को लग कैसा रहा या हम और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। So yes, till then, it's all done for today. Take care, tata, bye bye. Like, share, comment, subscribe कर देना।